नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। ये सभी प्रश्न जो हैं ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, पद्मावत कथा के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पद्मावत कथा के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये पद्मावत के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगवाणी के लेखक का नाम क्या है। तो युगवाणी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो पंत इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर के रचयिता का नाम क्या है। तो सूरसागर के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूरदास। बिहारी सतसई के रचनाकार का नाम क्या है। तो बिहारी सतसई के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहारी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि बिहारी सतसई के अंतर्गत कितने दोहे आते हैं। तो बिहारी सतसई के अंतर्गत जो है 713 दोहे आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास के लेखक का नाम क्या है। तो प्रिय प्रवास के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो हरिओध जो है ये प्रिय प्रवास के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधरा पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है। तो यशोधरा पुस्तक के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये यशोधरा के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत भारती के लेखक का नाम क्या है। तो भारत भारती के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। कामायनी की रचना किसने की है। तो कामायनी की रचना किसने की है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। जय पराजय के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जय पराजय के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। चंद्रकांता संतति किसकी कृति मानी जाती है। अत्यंत ही प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी भाषा पढ़नी सीखी थी, तो बहुत ही प्रसिद्ध ये एक रचना मानी जाती है चंद्रकांता संतति। तो इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री जो हैं ये चंद्रकांता संतति के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान और गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो गोदान और गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद। गोरा नामक प्रसिद्ध रचना किसकी मानी जाती है। तो गोरा नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। मृगनयनी के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मृगनयनी रचना के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। भारत दुर्दशा के रचनाकार का नाम क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैला अंचल किसकी कृति मानी जाती है। तो मैला अंचल किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु।
गणदेवता किसकी रचना मानी जाती है? गणदेवता, तो गणदेवता के लेखक हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय जो हैं ये गणदेवता रचना के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्रहीन किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं शरद चंद्र चटर्जी। मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा की रचना की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित मानी जाती है। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का संबंध किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदू विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणित से। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्याकरण से। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा माना जाता है? तो कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बीजक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में? तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत में। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जय संहिता। बाबर नामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबर नामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुर्की में। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है राजनीति पर। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बीजक। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम क्या है? तो कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का विषय क्या है या किस प्रकार के विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाटक। तो ये जो है नाटक के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो ये किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये जो है एक पाली ग्रंथ मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? तो कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विलियम जोन्स ने। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वासनायन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबर ने। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके
प्रयासों से हुआ था उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दारा शिकोह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो ये आगरा में है। देवनागरी किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देवनागरी किस प्रकार की लिपि मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अक्षरात्मक। छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लारिया और खलहाटी। तो लारिया और खलटाही जो है ये छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार बहुला भाषा कौन सी मानी जाती है? तो आकार बहुला भाषा कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली। तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, मैथिली और मगही जो है ये आकार बहुला भाषा मानी जाती हैं, तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो राजभाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10 राज्य आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343 के अनुसार। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1960 में। किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया? तो किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 92वें संशोधन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। खस से किस भाषा का विकास हुआ? तो खस से किस भाषा का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहाड़ी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1910 में हुई थी। जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राकृत में। हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन को। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी एक प्रहरी कहा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास को जो है
खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो अवधी भाषा का पहला ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका चंदायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ माना जाता है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दामोदर। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के लेखक हैं दामोदर, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन सी मानी जाती है? तो नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन सी मानी जाती हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जो है ये नूर मोहम्मद की 2 अत्यंत ही प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां क्या है? तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह लीला के रचनाकार का नाम क्या है? तो स्नेह लीला के लेखक या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णुदास। ब्रज भाषा का उदय काल क्या माना जाता है? ये प्रश्न भी अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो ब्रज भाषा का उदय काल क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1000 ईस्वी के आसपास। संदेश रासक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो संदेश रासक के रचयिता कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अधहमाण। परंतु इसका जो सही उत्तर है वो है अब्दुल रहमान। तो संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की, उसके अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नरेंद्र देव। लाल कवि के द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो लाल कवि के द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुंदेली। तो छत्र प्रकाश जो है ये बुंदेली भाषा में लिखा गया है। और इसके बारे में कहानी यह है कि लाल कवि ने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित छत्र प्रकाश में 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। छत्र प्रकाश पुस्तक में छत्रसाल के बारे में कहा गया है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोलियाँ मानी जाती हैं? तो हरियाणी कौरवी किस प्रकार की बोलियाँ मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आकार बहुला। तो ये जो हैं आकार बहुला के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजही के द्वारा रचित कौन सी रचना मानी गई है? तो मुल्ला वजही की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबरस। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अरमाइक लिपि से। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली
से किस लिपि का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो नागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1966 में। तो 1966 में इसका मानकीकरण हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शांत रस। कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो कबीरदास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्ञान मार्गी। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव की काव्य कला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के 4 चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 16। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उदंड मार्तंड। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन जो हैं ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है आनंद कादम्बिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता का नाम क्या है? तो रसिक प्रिया के रचयिता या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अशुद्ध भाषा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तमिल भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमेजय जय का नाग यज्ञ किसकी कृति मानी जाती है? तो जनमेजय जय का नाग यज्ञ किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। तोड़ती पत्थर के कवि का नाम क्या है?
तो तोड़ती पत्थर के कवि का नाम क्या है या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला तोड़ती पत्थर के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि तोड़ती पत्थर किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कविता के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बाकी ब्रज, खड़ी बोली ये सभी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञ किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्साह। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ये प्रश्न बार बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अवधी में लिखा गया है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता या इसके कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रहीम। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इस पंक्ति के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार का नाम क्या है? तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुरसागर। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नई कविता में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव शतक किसकी कृति मानी जाती है? तो उद्धव शतक किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति मानी जाती है उद्धव शतक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पाली प्राकृत से। तो पाली प्राकृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक का नाम क्या है?
तो पंच परमेश्वर के लेखक का नाम क्या है? अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है, तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके अलावा कफन, बूढ़ी काकी और भी बहुत सारे प्रेमचंद के कहानियाँ हैं। 300 से अधिक कहानी लिखे हैं प्रेमचंद ने, परंतु उनको जो है कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि उनके उपन्यास हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरितमानस। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो अधिकांश समय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।